Hello everyone. In this video, we are going to learn about additional depreciation. देखो बच्चों, एडिशनल डेप्रिसिएशन के पहले अगर आपने मेरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का वीडियो आप लोग देख लो। बिकॉज उसके बिना आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले देख लेना, उसके बाद ही आप एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद एडिशनल डेप्रिसिएशन। मैं ट्राई करूंगा जितने कम समय में आपको ये वीडियो कंप्लीट कर दूं, ताकि आपके पूरे डिटेल में एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन समझ जाओ। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन होता क्या है बेटा। अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी आपके फैक्ट्री में है और आपका बिजनेस बेटा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्या है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, राइट। अगर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हो तो आपके फैक्ट्री में अगर कोई भी मशीन्स है या प्लांट है तो आप उस पर नॉर्मल डिप्रेशन तो जैसे देते हैं वैसे देते ही हैं 15% के हिसाब से या जो भी रेट है। तो आप उस पर नॉर्मल डिप्रेशन तो क्लेम करोगे ही, साथ साथ आप उस पर एडिशनल डिप्रिशिएशन भी क्लेम कर पाओगे। यानी आपको दो बेनिफिट मिलेगा, एक डेप्रिशिएशन क्लेम करने का नॉर्मल और एक एडिशनल डेप्रिशिएशन क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो यानी यू कैन क्लेम टू थिंग्स, उस पर डेप्रिशिएशन जो कि नॉर्मल हम लोग जैसे देते हैं वैसे, एंड उसके अलावा एडिशनल डेप्रिशिएशन भी हम लोग उस पर दे पाएंगे। तो अब अपने समझेंगे एडिशनल डेप्रिशिएशन कौन दे पाता है। तो देखो सबसे पहले एडिशनल डेप्रिशिएशन वही दे पाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम करता है। ये और नो, आप कोई भी चीज को बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके फैक्ट्री में आपने एक न्यू प्लांट या न्यू मशीनरी इंस्टॉल की है। दिस न्यू वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके फैक्ट्री में कोई न्यू प्लांट या न्यू मशीनरी होना चाहिए तभी आप उसमें एडिशनल डिप्रिशिएशन ले पाओगे, वरना उस पर एडिशनल डिप्रिशिएशन आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप मैन्युफैक्चर का काम करते हो, ठीक है, और आपने कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन आपने लिया, खरीदा किसी से भी, तो उस सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे आप नॉर्मल डिप्रिशिएशन तो ले पाओगे, बट उस पे आप एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। ये जो रिस्ट्रिक्शन है बेटा, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन पे, आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन आप जैसे लेते हो वैसे ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको और डिप्रिसिएशन क्लेम करना है तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इंगेज होना होगा। और उसके अलावा दूसरी चीज, आपके पास एक न्यू प्लांट या न्यू मशीनरी होना चाहिए जो आपने खरीदा है, उसी पे आप एडिशनल डिप्रिसिएशन ले पाओगे। तो अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं कि मान लो मेरे पास एक बेटा फर्नीचर है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हूँ लेकिन मेरे पास फर्नीचर है, तो क्या मैं उस फर्नीचर पर एडिशनल डिप्रिसिएशन ले पाऊंगा? क्या मैंने वो फर्नीचर न्यू खरीदा है, तो क्या मैं उस न्यू फर्नीचर पे एडिशनल डिप्रिशिएशन ले पाऊंगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एडिशनल डिप्रिशिएशन जो मिलेगा वो केवल और केवल आपको प्लांट या मशीन पे ही मिलेगा, और कोई भी एसेट्स पे आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, और दूसरा चीज बेटा, आप जो एडिशनल डिप्रिशिएशन ले पाओगे वो केवल और केवल सिर्फ प्लांट एंड मशीन पे भी ले पाओगे, और वो भी न्यू होना चाहिए। आप पुराने प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिशिएशन, एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं ले पाओगे। इसी तरह फर्नीचर है, तो फर्नीचर पे नॉर्मल डिप्रिशिएशन 10% लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एडिशनल डिप्रिशिएशन आपको इस पे नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होना होगा, प्लस आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है, उसी पे आप एडिशनल डिप्रिशिएशन ले पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो क्या लिखा हुआ है, दस नो एडिशनल डिप्रिशिएशन ऑन, कोई एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। कब? अगर प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास मगर वो आपके ऑफिस में है, ऑफिस में अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पर एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होना चाहिए बेटा? फैक्ट्री में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? मैन्युफैक्चर में आप इंगेज हो, आपका प्रोडक्शन का काम है, तो प्लांट एंड मशीनरी आपको फैक्ट्री में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन मिलेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल डिप्रिशिएशन के लिए है। आप नॉर्मल डिप्रिशिएशन जैसे लेते हो वैसे ही लोगे, बट एक्स्ट्रा डिप्रिशिएशन आपको तभी मिलेगा जब आप फैक्ट्री में काम करते हो और आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो फैक्ट्री में होना चाहिए, और वो भी न्यू होना चाहिए। नेक्स्ट, फर्नीचर और बिल्डिंग पे भी एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, भले ही आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बट अगर आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन लेना है बेटा तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीन पे ले पाओगे, फर्नीचर और बिल्डिंग पे नहीं ले पाओगे।
एंड नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सेकेंड हैंड अगर प्लांट एंड मशीनरी है बेटा तो उस पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो इन तीनों पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपके ऑफिस में कोई मशीन है तो भी नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास कोई फर्नीचर बिल्डिंग है तो उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले पाओगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले पाओगे। एंड थर्ड बेटा, कोई सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ बेटा न्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यू। चलो, अब सर एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा वो समझना होगा। देखो बेटा, अगर प्लांट एंड मशीनरी का बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी का बेटा नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन लेते हैं वो तो 15% लेते हैं, यस और नो। प्लांट एंड मशीनरी इन जनरल जो रेट है वो 15% है। बट इसके अलावा अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग धंधा स्टार्ट किया और उसके बाद अगर आप फैक्ट्री में कोई मशीन या प्लांट और खरीद रहे हो तो उस पे आप बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन और क्लेम कर पाओगे। कितना परसेंट? 20% के रेट से। देखो, 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब आपको और एक्स्ट्रा डिप्रेशन मिल जाएगा उस साल 20% का। तो नॉर्मल तो आप ले पाओगे 15%, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अलग से आप उस प्लांट एंड मशीन पे जो मैंने बोला कि फैक्ट्री में होना चाहिए उस पे आप 20% और क्लेम कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सर, कल को मैंने जो प्लांट एंड मशीन खरीदा वो सपोज 1 नवंबर को खरीदा। कब खरीदा? 1 नवंबर को। तो इसका मतलब मैं अगर 1 नवंबर से मार्च तक का कैलकुलेट करूं तो वो 180 डेज से कम होता है, यस और नो। तो अगर आप कोई एसेट को 180 डेज से कम यूज कर रहे हो बेटा उस साल, तो फिर आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा 20% नहीं मिलके केवल कितना मिलेगा? 10% मिलेगा, यस और नो। बट सर, इनकम टैक्स में बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसका मतलब आपने उस साल उस पर एडिशनल डिप्रेशन 10% लिया, कोई बात नहीं। अब जब नेक्स्ट ईयर घुसोगे ना बेटा तो जो आपका 10% एक्स्ट्रा बच गया था वो आप ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब नॉर्मल जो है वो तो वो प्रोविजंस लगेंगे, बट एडिशनल डिप्रिसिएशन आप अगर एसेट को पूरे साल भर 180 से ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप फुल 20% ले लो। लेकिन नहीं, अगर आप 180 डेज से कम यूज़ कर रहे हो बेटा तो उस पे उस साल आप 10% ले लो, हाफ कर दो, और उसके बाद अगले साल उस पे जो बच गया आपका 10% वो अगले साल ले लो। देखो क्या लिखा हुआ है। If an asset is acquired and put to use for less than 180 days, then additional depreciation at the rate of 10% of the actual cost shall be allowed in that previous year। तो आप उस साल केवल 10% ले पाओगे एंड बाकी जो आपका 10% बच गया बेटा वो आपको अगले साल मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इसको अपने और अच्छे समझेंगे बेटा एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। चलो लेट्स ध्यान से सुनना पहले कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल से पहले बेटा, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मैं इन प्रोविजंस को आपको समझाऊंगा कि अपने को क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। ए लिमिटेड, अ न्यूली फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो आपको क्वेश्चन देखते समझ जाना चाहिए कि बेटा वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मतलब वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर उसके पास कोई मशीन्स है तो उस मशीन्स पे, वो भी नई मशीन्स पे, वो एडिशनल डिप्रेशन ले सकता है, यस और नो। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है, ही हैज आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो चलो सबसे पहले उसके पास कौन कौन सी एसेट्स है। प्लांट ए उसने खरीदा था 1 जुलाई 2022 को। अगर मैं कोई एसेट 1 जुलाई को खरीद रहा हूँ, अगर मैं कोई एसेट 1 जुलाई को खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसको मोर देन 180 डेज यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं उसको मोर देन 180 डेज यूज कर रहा हूँ, यस और नो। तो वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट नॉर्मल डेप्रिसिएशन राइट नाउ। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो बेटा जैसे निकलता है वैसे ही निकलेगा, बट अभी इस सम्स में हम लोग सीख रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। तो इस 3 लाख पे, इस 3 लैक्स पे मेरे को बेटा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसके लिए 15% रेट तो नॉर्मल के लिए है ना। मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा फुल 20% मिल जाएगा, यस और नो। क्यों फुल 20% मिलेगा बेटा? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने उस एसेट को बेटा मोर देन 180 डेज यूज किया। तो मेरे को जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बेटा वो 60,000 है, यस और नो। क्योंकि मैं प्लांट खरीदा, और प्लांट खरीदा और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हूँ, तो डेफिनेटली वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है। तो मेरे को 3 लाख पे पूरा 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो धीरे धीरे। नेक्स्ट बेटा, प्लांट बी। बट ये क्या लिखा हो, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ सेकंड हैंड। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो और वो सेकंड हैंड है,
आप उस पर नॉर्मल डिप्रिशिएशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल डिप्रिशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उस पे एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 3 lakhs है, आपने जब भी खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। तो प्लांट बी जो है बेटा, उस पे कोई भी एडिशनल डिप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो सेकंड हैंड है। तो नो एडिशनल डिप्रिशिएशन सिंस इट इज सेकंड हैंड, सिंस इट इज सेकंड हैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने को इस प्लांट पे कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बात नहीं हो रहा बच्चों, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अपने को मिल ही जाएगा, वी विल गेट नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इस प्लांट पे नहीं मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा प्लांट सी। प्लांट सी देखो उसने कब खरीदा, प्लांट सी सेकंड हैंड तो है नहीं, तो मिल जाएगा, बट डेट अगर है यहाँ पर 15 जनवरी 2023, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो यार 15 जनवरी से 31 मार्च, राइट, 15 जनवरी से 31 मार्च अगर आप चेक करोगे तो 180 डेज से कम होता है बेटा, यस और नो? 15 जनवरी से अगर मैं 31 मार्च चेक करूं बेटा, तो प्लांट सी के लिए डेज जो आ रहा है वो आएगा बेटा जनवरी का 16, फेब का 28 एंड मार्च का बेटा 31, यस और नो? तो 31 प्लस 16 47, 57 67 एंड जस्ट 75 डेज बेटा। तो ये 75 डेज मैंने यूज किया, तो क्योंकि मैंने इसको बेटा लेस देन 180 डेज यूज किया, यस और नो? तो देयर फोर मेरे को जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बेटा, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा मेरे को मिलेगा ओनली हाउ मच, 10%। अभी तो डिस्कस किए थे कि अगर आपका नॉर्मल एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% है तो उसका हाफ हो जाएगा वो रेट, यस और नो? तो आपको 20% नहीं मिलके बेटा जस्ट मिलेगा 10%। तो देखो एक बार इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 5 lakhs, राइट? तो इस 5 lakhs पे आई कैन क्लेम ओनली बेटा 10%, राइट? आई कैन क्लेम ओनली 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे जिस रेट से थे वैसे ही देंगे, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन बेटा मेरे को खाली मिलेगा 10%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो कि होता है बेटा 50,000। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होगे, ठीक है? तो चलो प्लांट सी का मुद्दा खत्म। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? खुद से सोचो। नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, बिकॉज एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली आपको प्लांट एंड मशीन्स पे ही मिलेगा, यस और नो? वो भी नया होना चाहिए। फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप जैसे फर्नीचर पे लेते हो वैसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा। तो देयर फोर फर्नीचर इज नॉट एलिजिबल, यस और नो? फर्नीचर इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास है बेटा, नेक्स्ट है एसी यूज्ड इन फैक्ट्री। तो एसी तो मेरा मशीन है बेटा, यस और नो? और एसी अगर मशीन है तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट सर ध्यान रखना यहाँ पे, मशीन जो है उसने खरीदा, एसी जो खरीदा 17 दिसंबर को खरीदा, राइट? तो अगर वो 17 दिसंबर को खरीदता है एसी, तो इसका मतलब जो एसी फैक्ट्री में है डेप्रिसिएशन तो मिलेगा उस पर, नो प्रॉब्लम, बट उसने कितना डेज यूज किया पहले वो चेक कर लो आप। तो दिसंबर का बेटा यहाँ पे 14 डेज होता है, उसके बाद बेटा अगर आप दिसंबर का 17 से 31 15 डेज, जनवरी का बेटा 31, फेब का 28 एंड मार्च का बेटा 31। तो सिंस ये 180 से कम है बेटा, दिस इज लेस देन 180 डेज, तो यहाँ पे मेरे को जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बेटा, वो केवल और केवल बेटा 10% मिलेगा। 20% नॉर्मल होता है अगर 180 से उससे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट क्योंकि मेरा डेज जो है 180 से कम है, इसलिए मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल 10% मिलेगा। तो मेरा जो एसी का वैल्यू है बेटा वो 2 लाख है, राइट? तो 2 लाख पे मेरे को केवल और केवल 10% मिलेगा। देयर फोर additional depreciation on AC, additional depreciation on AC is equal to, what was the value of AC? 2 lakhs, therefore I can claim only 2 lakhs का 10% additional depreciation। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जैसे लेते हैं वैसे ही लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो खाली है कि आप एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे ले रहे हो। क्लियर?
तो एडिशनल डिप्रिशिएशन 2 लाख का 10% मेरे को मिल जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड लास्ट बेटा, मशीनरी यूज इन फैक्ट्री, यूज इन ऑफिस, मशीनरी यूज इन ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मशीन है, बट मेरा मशीन बेटा ऑफिस में यूज हो रहा है, यस और नो। तो अगर मेरा मशीन ऑफिस में यूज हो रहा है तो मेरे को उस पर एडिशनल डिप्रेशन नहीं मिलेगा, बट हाँ नॉर्मल डिप्रेशन जैसे मिलेगा मिलेगा, बट एडिशनल डिप्रेशन के एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। तो एडिशनल डिप्रेशन के लिए लिख लो, मशीन यूज्ड इन ऑफिस is not eligible for, machine used in office is not eligible for additional depreciation, ठीक है। तो आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू कंसेप्ट समझ में आ गया कि एडिशनल डिप्रेशन कैसे देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? चलो बेटा, अब अपने को समझ जाना है कि कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना है, ध्यान सुनना। सबसे पहले, additional depreciation shall be allowed even if the block has nil or negative value। अगर मेरे ब्लॉक का बेटा वैल्यू नेगेटिव भी हो जाता है ना, तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन देना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग पढ़े थे कि डेप्रिसिएशन जो है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, अगर ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो उस पे हम लोग नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं, उसको अपन मान लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पे अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं। बट अगर मेरे ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव भी हो जाए ना बेटा, तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं समझाऊं आपको, ध्यान से देखना यहाँ पे। मान लो मेरे पास ओपनिंग में कुछ वैल्यू था मशीन का, प्लांट एंड मशीन का 1 लाख, सपोज कितना था, 1 लाख। फिर मैंने प्लांट एंड मशीनरी और परचेज कर लिया मान लो 2 लैक्स का, कितने का, और ये प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल नया है और मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सपोज ऑपरेट करता हूँ। तो मेरा जो बेटा टोटल वैल्यू आया वो 3 लैक्स आया। और अब मेरे पास मान लो सेल कर दिया मैंने सेल कर दिया, और सेल करके बेटा 4 लाख आ गया, कितना आ गया। तो यहाँ पे आप देखो ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव है बेटा, यस और नो। अगर नॉर्मल डिप्रेशन का बात हो तो नॉर्मल डिप्रेशन तो लगेगा नहीं इस पे, क्योंकि ब्लॉक का वैल्यू बेटा नेगेटिव हो गया है। और अगर नॉर्मल डिप्रेशन लगेगा नहीं क्योंकि ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया है, और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेते हैं, यस और नो। बट बेटा एडिशनल डिप्रेशन देना पड़ेगा, यस और नो। तो यहाँ पर मैं देखो बना रहा हूँ, एडिशनल डिप्रिसिएशन हैज टू बी गिवन, यस और नो, इट हैज टू बी गिवन। नॉर्मल डिप्रेशन नहीं देंगे मगर एडिशनल डिप्रेशन दे देंगे इस प्लांट एंड मशीनरी पे, जो कि 2 लैक्स मैंने खरीदा है ना। तो 2 लैक्स पे अज्यूम करते हैं कि मान लो 180 से ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, तो देयरफॉर मैं इस पे 20% डिप्रेशन क्लेम ज़रूर करूंगा बेटा, 40,000 मेरा एडिशनल डिप्रेशन आएगा। क्लियर? तो इस प्लांट एंड मशीन पे मैं एडिशनल डिप्रेशन क्लेम करूंगा, चाहे ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ब्लॉक का वैल्यू अगर नील हो गया या नेगेटिव तो भी एडिशनल डिप्रेशन अपने क्लेम करेंगे। नॉर्मल डिप्रेशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे, बट एडिशनल डिप्रेशन आप क्लेम कर पाओगे, प्रोवाइडेड कि आप सारा कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हो, और उसके बाद बेटा जो प्लांट एंड मशीन है वो न्यू होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एडिशनल डिप्रेशन कैलकुलेट कर पाओगे और ले पाओगे। नेक्स्ट, additional depreciation is not available if the plant or machinery is sold in the year of acquisition। again very very important। देखो बेटा, अगर मैंने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो मेरे को उसको कम से कम उस साल तक होल्ड करना ही होगा, मेरे को कम से कम उसको उस साल तक होल्ड करना ही पड़ेगा, ताकि मैं उस पर एडिशनल डिप्रेशन क्लेम कर पाऊँ। अगर मैंने जिस साल खरीदा उसी साल बेच दिया बेटा, मैंने अगर जिस साल खरीदा उसी साल उसको अगर बेच दिया, तो फिर मैं उस पर एडिशनल डिप्रेशन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे इस एग्जाम्पल में क्या था, जो मैंने नंबर 1 एग्जाम्पल लिया, उसमें ओपनिंग 1 लाख था और प्लांट एंड मशीन नया खरीदा 2 लाख। अब ये जो मैंने सेल किया होगा ना बेटा, ये पक्का जो सेल किया है कोई पुराना सेल किया होगा, राइट। मैंने अपना न्यू प्लांट एंड मशीन नहीं बेचा होगा, ठीक है। अगर आप जिस साल नया प्लांट मशीन खरीद रहे हो उसी साल अगर आप उसको बेच दे रहे हो, तो उस पर आप एडिशनल डिप्रेशन क्लेम नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। चलो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल केस ए और एग्जाम्पल बेटा केस बी, ठीक है। मान लो मेरे पास ओपनिंग वैल्यू था केस ए में 1 लाख, ठीक है। और इस ओपनिंग वैल्यू में सपोज मेरे पास बेटा 2 मशीन था, 2 मशीन था, और मैंने एक मशीन और खरीद लिया, सपोज न्यू मशीन और खरीद लिया सपोज 50,000 में। तो अब मेरे पास बेटा ब्लॉक का वैल्यू 1,50,000 हो गया। और सपोज मैंने बोला मैंने अपने ऊपर की दोनों मशीन सेल कर दी,
नई मशीन सेल नहीं की, ऊपर की दोनों मशीन सेल कर दी, और ऊपर की दोनों मशीन बेटा मैंने 2 लाख में सेल कर दी। तो मेरा यहाँ पे बेटा ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव आया देखो। तो मैं अगर ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मैं इस पे नॉर्मल डिप्रेशन नहीं ले पाऊंगा, यस और नो? नॉर्मल डिप्रेशन तो नहीं मिलेगा, बट मेरे को बेटा एडिशनल डिप्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक वो प्लांट एंड मशीन होल्ड करके रखा है बेटा, वो होल्ड करके रखा है जो मैंने इस साल खरीदा है। तो इसका मतलब मेरा जो नया प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है बेटा, उस पर मैं 20%, अगर मैंने फुल 180 से ज़्यादा यूज़ किया तो मैं उस पर नॉर्मल डिप्रेशन ले पाऊंगा। बट बेटा अगर केस भी में सपोज मेरे पास ओपनिंग में 1 लाख का वैल्यू पड़ा है जिसमें 2 मशीन है मेरे पास, और मान लो बेटा मैंने एक नया मशीन और खरीद लिया जो कि 50,000 में खरीदा, तो मेरे पास 1,50,000 का वैल्यू बच रहा है। और अब अगर बोला है कि आपने इसी मशीन को बेच दिया, सेल ऑफ न्यू मशीन, सपोज सेल ऑफ न्यू मशीन आपने बेच भी दिया उसी साल, और मान लो आपको बेच के बेटा जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपया मिला, कितना मिला? तो अब मेरा ब्लॉक पॉजिटिव तो है, तो मैं नॉर्मल डिप्रेशन तो 50 पे ले लूंगा, बट मेरे को एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। बट मेरे को बेटा एडिशनल डिप्रेशन नहीं मिलेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल बेटा, एडिशनल डिप्रेशन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरा जो ब्लॉक का वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव है, बट मेरे ब्लॉक में ये मशीन उसी साल मैंने बेच दी। तो कंडीशन क्या बेटा, आपको उस साल वो मशीन रखना पड़ेगा, तब जाके आपको एडिशनल डिप्रेशन मिल जाएगा। सर क्या अगले साल अगर मैंने फर्स्ट डे मशीन बेच दी, उस साल मैंने होल्ड किया, अगले साल अगर फर्स्ट डे मैंने मशीन बेच दी, तो बिल्कुल आप जिस साल पूरा होल्ड किया आप उस साल एडिशनल डिप्रेशन ले पाओगे बेटा। समझा? तो बस आपका कंडीशन कि आपको उस साल तक उस मशीन को होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर एडिशनल डिप्रेशन ले पाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, additional depreciation is not available to the assessee who claims depreciation as per straight line method। अगर क्वेश्चन में बोला है कि एसएससी जो है वो नॉर्मल जब अकाउंट्स प्रिपेयर करता है अपना तो स्ट्रेट लाइन मेथड से करता है, तो फिर ध्यान रखना आप उस पर खाली नॉर्मल डिप्रेशन ले पाओगे, एडिशनल डिप्रेशन नहीं ले पाओगे। यानी एडिशनल डिप्रेशन अगर लेना है तो आपको उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब बेटा हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग या WDV ये तीनों नाम एक ही होता है, तो आपको वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो नहीं कर सकते अगर आपको एडिशनल डिप्रेशन लेना है तो। ध्यान रखना ये तीनों बेटा जो रेस्ट्रिक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशनल डिप्रिसिएशंस पे है। क्लियर हो गया? इसके अलावा आप नॉर्मल डिप्रेशन जैसे क्लेम करते हो वैसे ही करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, बट वी आर कवरिंग एवरीथिंग इन दिस वीडियो, आपका कुछ कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा। क्लियर? नाउ विल बी डूइंग अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। उस एग्जांपल को समझते हैं बेटा, आओ ध्यान से सुनना, और एग्जांपल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज इस एग्जाम्पल को आप जरूर से देख के जाना, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, बी लिमिटेड अ न्यूली इन्फॉर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एकदम न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो उसने अपने को डिटेल्स दिया और अपने को बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन बताओ। क्या बताओ? डेप्रिसिएशन। तो जब आपको डेप्रिसिएशन पूछा इन्होंने, तो मतलब वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी बता दो बेटा, प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बता दो उनको। आप उनको नॉर्मल डिप्रेशन भी निकाल के बता दो और एडिशनल डिप्रेशन भी बता दो। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में अपने सारा समझ जाएंगे कि नॉर्मल डिप्रेशन कैसे निकालते हैं और एडिशनल डिप्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो चलो, बट ध्यान रखना इसमें बेटा 2 साल का बोला है, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो पहले बेटा अपना फोकस रहेगा असेसमेंट ईयर 22-23 में, पहले साल पे, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे पास बेटा एसेट्स में प्लांट ए है, प्लांट बी है, प्लांट सी है और प्लांट डी है। प्लांट ए को बेटा मैंने खरीदा है 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 2021 में। फिर प्लांट बी को खरीदा बेटा 7 मई 2021 में। प्लांट सी को बेटा खरीदा मैंने 15 दिसंबर 2021 में। एंड बेटा प्लांट डी को मैंने खरीदा 5 मई 2022 में। यस और नो? तो ये सारी बेटा डेट्स है मैंने जो प्लांट्स खरीदा है अपना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी बेटा डेट्स है जिसमें मैंने अपने प्लांट्स को खरीदा है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले आपको समझ जाना होगा कि ये जो तीनों डेट है ऊपर की, ये तीनों डेट मेरा फॉल कर रहा है असेसमेंट ईयर 22-23 में, और ये जो डेट है लास्ट वाला ये फॉल कर रहा है असेसमेंट ईयर 23-24 में। यस और नो?
आई होप इतना तो कंसेप्ट आपके पास होगा कि बेटा असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, तभी जाके आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलो, मेरे पास ये जो तीन ऊपर की डेट्स हैं वो है असेसमेंट ईयर 22-23, और ये नीचे वाली डेट है बेटा असेसमेंट ईयर 23-24। तो अभी एक बार के लिए, थोड़ा देर के लिए अपने इस पे फोकस नहीं करना है, अपने ऊपर की तीन डेट्स पे जो तीन एसेट है उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ब्लॉक का, राइट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर, बेटा 22-23, राइट। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। उसमें बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, मेरे पास प्लांट ए है बेटा 5 लाख का, प्लांट बी है 3 लाख का बेटा, और प्लांट सी है बेटा 2 लाख का, यस और नो। तो टोटल मेरे पास जो WDV है बेटा, टोटल जो WDV है बेटा वो है 10 लाख, यस और नो। 5 लाख, 3 लाख और 10 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं लिखने वाला हूँ, मेरे पास जो WDV है, WDV आई मीन सॉरी, कोई WDV तो कुछ है नहीं, तीनों परचेज हुआ, ठीक है। WDV साल के स्टार्टिंग में तो कुछ था नहीं मेरे पास, उसके बाद मैंने ये तीनों परचेज किया, राइट। इस साल तीनों परचेज किया, 5 लाख का, 3 लाख का और 2 लाख का। तो 1 अप्रैल को मेरे पास बेटा कोई प्लांट नहीं था, फिर मैंने ये तीनों प्लांट बेटा परचेज किया। तो ऐड परचेजेस मैं टोटल परचेज बेटा एक साथ दिखा दे रहा हूँ 10 लाख का, क्लियर। मैं टोटल परचेज एक साथ दिखा दिया 10 लाख, और इसके बाद बेटा, इसके बाद टोटल वैल्यू जो आ गया बेटा वो 10 लाख आ गया, क्लियर। अब क्या मेरे ब्लॉक से कोई एसेट सेल हुआ है क्या? द आंसर इज नो, मैंने कोई एसेट अपना बेचा नहीं। तो लेस सेल, जीरो, कुछ सेल नहीं हुआ। तो मेरे पास जो ब्लॉक में क्लोजिंग WDV बच गया बेटा, वो बच गया 10 लाख, यस और नो। मेरे पास जो ब्लॉक में क्लोजिंग WDV बच गया बेटा वो बच गया 10 लाख, ठीक है। ओपनिंग में कुछ था नहीं मेरे पास, फिर मैंने साल भर में 3 प्लांट खरीदे, प्लांट ए 5 लाख का, प्लांट बी 3 लाख का और प्लांट सी 2 लाख का। तो ऐसा करने से बेटा टोटल परचेज हो गया 10 लाख का, और मैंने कोई सेल किया नहीं। तो देयरफॉर बेटा मेरा क्लोजिंग WDV आ गया 10 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बेटा इस पे देना है अपने को नॉर्मल डेप्रिसिएशन पहले, यस और नो। पहले अपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन देंगे। तो इस नॉर्मल डेप्रिसिएशन का वर्किंग यहाँ बनाता हूँ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, राइट। अब ये जो मेरे पास ब्लॉक का वैल्यू है बेटा 10 लाख, इस पे सबसे पहले मेरे पास एक प्लांट था 5 लाख का, एक प्लांट था बेटा 3 लाख का, और एक प्लांट था बेटा 2 लाख का। अब इस 5 लाख को मैंने खरीदा 2 अप्रैल 2021 को, राइट। तो यानी इसको मैंने फुल 180 से बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो इस पे बेटा फुल नॉर्मल जो डिप्रेशन है बेटा वो 15% के हिसाब से मिल जाएगा, यस और नो। तो नॉर्मल डिप्रेशन बेटा इस पे आया 75,000, यस और नो। नॉर्मल डिप्रेशन इस पे आया 75,000। अभी मैं नॉर्मल दे रहा हूँ, एडिशनल इसके बाद दूंगा। नेक्स्ट इस 3 लाख को बेटा मैंने कब खरीदा? 7 मई 2021, राइट। तो मतलब इसको भी मैंने 180 से ज़्यादा यूज़ किया, तो मेरे को इस पे भी 45,000 का डिप्रेशन मिल जाएगा। एंड जो लास्ट 2 लाख वाला है बेटा, उसको मैंने 15 दिसंबर को खरीदा, राइट। तो अगर 15 दिसंबर को खरीदा तो मैंने बेटा उसे 180 डेज से भी कम यूज़ किया, राइट। तो 180 डेज से अगर कम यूज़ किया तो मेरे को जिस पे डिप्रेशन मिलेगा बेटा वो केवल 7.5% मिलेगा, रेट हाफ हो गया। नॉर्मल डिप्रेशन का रेट 15% था, क्योंकि 180 से कम हुआ बेटा तो रेट हाफ हो गया। तो अब मेरे पास जो बेटा वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है इसका 15,000 डिप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से मेरा बेटा आ जाएगा नॉर्मल डिप्रिसिएशन, यस और नो। 75,000 प्लस 45,000 एंड प्लस 15,000, इन तीनों को बेटा ऐड कर देंगे तो विल गेट आवर नॉर्मल डेप्रिसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विल गेट आवर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन बेटा हो रहा है 1,35,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सबसे पहले 1,35,000 वर्किंग नोट में हमारे पास है इसका आंसर सी, वर्किंग नोट 1,35,000, क्लियर। अब बेटा इस पे निकालना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, है ना। इस पे निकालना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए ध्यान रखना होगा सबसे पहले, क्या मैं इस 5 लाख पे फुल 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन दे सकता हूँ क्या? द आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किया।
नेक्स्ट ये जो 3 लाख वाला है, क्या मैं उस पे भी एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% ले सकता हूँ क्या? द आंसर इज यस, इस पे भी ले सकता हूँ। बट बेटा जो 2 lakhs वाला है ना, उस 2 lakhs पे मैं 180 डेज के हिसाब से मैंने उसको कम यूज किया, तो मैं उस पर 20% नहीं क्लेम कर पाऊंगा। मैं उस पर केवल एडिशनल जो है वो 10% ही क्लेम कर पाऊंगा। सर जो 10% बच गया क्या उसको अगले साल ले लेंगे? द आंसर इज हाँ बेटा, इस 2 लाख पे जो बच गया उसको अपने अगले साल लेंगे, बट इस साल तो इस पे आधा ही ले पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन उस 5 lakhs वाले पे, फर्स्ट मशीन पे बेटा फुल 20% मिल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख। उसके बाद बेटा जो 3 lakhs वाला है उस पे भी फुल बेटा 20% मिल जाएगा, डेट इज 60,000। एंड बेटा जो 2 lakhs है वो क्योंकि 180 डेज से कम यूज किया तो इस पे केवल 20% ही मिलेगा। तो 2 लाख का 20% होता है बेटा 20,000। तो देयरफॉर 1,80,000 आ गया इस साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, ये जो 20,000 बच गया है, जो रिमेनिंग मैं क्लेम नहीं कर पाया इस साल, उसको मैं बेटा अगले ईयर कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल ले लूंगा। तो चलो 1,80,000 एडिशनल डिप्रेशन आया मेरा, तो वो एडिशनल डिप्रेशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,80,000। तो मतलब अब मैंने जो क्लोजिंग डब्ल्यू बचा था 10 लाख, उसमें से अब मेरा जो डेप्रिसिएशन है दोनों का वो टोटल माइनस हो जाएगा। तो मेरा जो वैल्यू बचेगा बेटा 1,35,000 और 1,80,000, अगर मैं इन दोनों डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूं तो मैं मेरा 3,15,000 आ रहा है बेटा। तो देरफॉर 10 लाख में 3,15,000 हटा दो बेटा, 10 लाख में 3,15,000 हटा दो बेटा। तो जो मेरा फाइनल वैल्यू बचेगा बेटा, डब्ल्यू बचेगा, वो बचेगा बेटा 10 लाख में 3,15,000 हटा दो तो 6,85,000 मेरा वैल्यू बचेगा। तो डब्ल्यू मेरा बेटा 6,85,000 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये डब्ल्यू मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू है, जिसको मैं अगले साल ओपनिंग में यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को 2 साल का बनाना है, राइट। तो असेसमेंट ईयर 22-23 का क्लोजिंग डब्ल्यू बेटा आया है 6,85,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? असेसमेंट ईयर 22-23 का क्लोजिंग डब्ल्यू बेटा है 6,85,000। ठीक है, चलो अब अपने करेंगे बेटा असेसमेंट ईयर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डब्ल्यू ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24। सबसे पहले बेटा ओपनिंग डब्ल्यू पिछले साल का जो क्लोजिंग डब्ल्यू आया था मेरा बेटा, ये 6,85,000 दिस वन, ये बेटा इस साल का बन जाएगा ओपनिंग डब्ल्यू, ये बन जाएगा ओपनिंग डब्ल्यू। अब क्या मैंने इस साल कुछ और परचेज किया? द आंसर इज हाँ, एक और परचेज किया अपने बेटा, ये एक परचेज और किए थे। देखो आप यहाँ पे ये वाला 1 लाख का, यस और नो? तो इस साल मैंने 1 लाख का और परचेज किया, तो 1 लाख इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। और जब ऐड कर दूंगा बेटा तो मेरा 7,85,000 वैल्यू आ जाएगा। मैंने कुछ सेल तो किया नहीं बेटा, तो सेल 0 है मेरा। तो मेरे ब्लॉक का बेटा वैल्यू है 7,85,000, ये मेरा ब्लॉक का वैल्यू है, राइट। ये मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू है ब्लॉक का बिफोर डेप्रिसिएशन, राइट। ये मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू है इस साल का बिफोर डेप्रिसिएशन। अब बेटा अपने को इस साल का डेप्रिसिएशन देना है, राइट। तो बेटा जब इस साल का डेप्रिसिएशन दोगे तो इस बार 7,85,000 है, और आप चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो, इस पे भी 15% पूरा और इस पे भी 15% पूरा, क्योंकि इसको उसने 180 से ज़्यादा यूज़ किया, जो नया मशीन खरीदा उसको 180 से ज़्यादा यूज़ किया। तो आप या तो अलग अलग दे दो, अदरवाइज आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन बेटा क्या कर सकते हो, 7,85,000 पे आप साथ में दे सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 15%, क्योंकि दोनों ही फुल ईयर है, राइट। ओपनिंग पे तो ऐसे ही फुल ईयर लगना है, प्लस जो उसने एक्स्ट्रा खरीदा 1 लाख, उस पे तो उसने 180 से बहुत ज्यादा यूज किया। तो 7,85,000 का बेटा 15% आएगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन 1,17,750। ये मेरा है बेटा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। और अब अपने को निकालना है बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मेरा सवाल है पहले तो, कि ये जो नया मशीन है 1 लाख वाला इस साल, ये जो नया मशीन है 1 लाख, उस पर क्या उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? द आंसर इज यस। तो सबसे पहले मैं यही बना देता हूँ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन इस 1 लाख पे उसको फुल 20% मिल जाएगा, जो कि होता है 20,000, क्योंकि उसने 180 से ज़्यादा यूज़ किया। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पिछले साल छूट गया था मेरा
पिछले साल मैं इस थर्ड वाली मशीन पे केवल 10% ही क्लेम कर पाया था। बाकी जो 10% छूट गया मेरा 20,000, वो मैं इस साल क्लेम कर सकता हूँ। तो देयरफॉर 2 लाख वाली जो थर्ड मशीन थी, उस पे मैं इस साल और बचा हुआ 10% ले लूंगा। तो मेरा एडिशनल डिप्रेशन 20,000 नई मशीन पे और 20,000 उस पुरानी मशीन पे जो बच गया था। तो इस साल बेटा टोटल एडिशनल डिप्रेशन में ले पाऊंगा 40,000। यस और नो? टोटल एडिशनल डिप्रेशन बेटा ले पाऊंगा 40,000। आई होप आप समझ गए हो अब, ठीक है। तो बेटा इतना करने के बाद अब इस क्लोजिंग में से अगर मैं दोनों डिप्रेशन बेटा माइनस कर दूंगा, तो मेरा फाइनल बेटा क्लोजिंग WDV जो बच जाएगा एट द ईयर एंड, वो बच जाएगा बेटा 6,27,250। समझा? तो जो पिछले साल बच गया था मेरा, उस पे मैंने वापस इस साल क्लेम कर लिया। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये आप क्वेश्चन जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आप ट्राई करना खुद से करने का, और अपने आंसर्स को बेटा कमेंट सेक्शन में शेयर करो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करो। आई विल शेयर यू द आंसर्स। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट। इसको आप अच्छे से ट्राई करो, और कोई भी डाउट्स हो बेटा तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मेरा जो नंबर है बेटा वो डिस्क्रिप्शन पे है। सो फील फ्री टू कांटेक्ट। एंड बेटा अच्छे से पढ़ो, समय कम है, एकदम मेहनत करो बेटा, एंड फटाफट आप जो डिग्री लेना चाहते हो वो डिग्री ले लो, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा।